बोरुटो मांगा चैप्टर 75 द इंट्रोडक्शन ऑफ शिबाई ओत्सुकी। एक ऐसा ओत्सुकी जो इतना पावरफुल हुआ कि वो गॉड लेवल पे पहुंच गया। वो स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी है जिसके बारे में हमने सुना है, जिसको हमने फाइट करते देखा है, वो है हमारा इश्की। तो मैं आता सासे कलर डायमेंशन के अंदर गया था, वहाँ पे सर्कल की फॉर्म में आइकन बने हुए थे, बेसिकली हमारे ओत्सुकी रिप्रेजेंट कर रहे थे। टॉप शिबाई, उसके नीचे कागुया, उसके लेफ्ट में मोमोशिकी और उसका सर्वेंट किनशिकी। तो तुम देख पा रहे हो मोमो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कागुया से, बट इश्की से स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। तो हाँ, इश्की स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी रहा है अब तक जिसको हमने फाइट करते हुए देखा है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, इश्की किसी से डरता था, इतना डरता था कि उसको उस इंसान को सील करना पड़ा, और वो इंसान एक बच्चा था। वेलकम बैक टू चैनल होमीज, इट्स योर चैट व्यूक। और आज मैं ब्लीच की टी शर्ट पहन के आया हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे। और आज मेन चैनल के ऊपर ही वीडियो अपलोड हो गई है, जाके देख लेना। पर आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो इस टाइम करंटली 99% नारुतो के यूनिवर्स के कैरेक्टर को हरा सकता है। हाँ, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, उस पर इतनी ब्रोकन पावर्स है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हार्म करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे अटैक एक्शन सबको रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। पर हाँ, इसको हम इमोशनल डैमेज कर सकते हैं। जब ये सारे अटैक पावर सबको रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, तो इसको हराएंगे कैसे हम। कवाकी ने एक बार बस मन में सोचा था कि इस साले को मुक्का मारूंगा, उसी टाइम कवाकी मुक्का लग गया, आउट ऑफ नोवेयर पर लग गया। यस, दिस मस्ट ब्रोकन। इस कैरेक्टर का नाम है डायमंड। ये एक साइबॉर्ग है जो हमारे अमडो ने बनाया। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इसकी पावर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा कि ये इतना वाइल्ड कैसे है। ये बताऊंगा कि क्यों स्ट्रॉन्ग है ओत्सुकी, मतलब हमारा इसकी इससे डरता था। और तुम्हें मैं इसकी वीकनेस भी बताऊंगा, जो सुनकर तुम्हारे माइंड में एक ही लाइन आने वाली है बस, और वो लाइन है आई माद्रा डिक्लेयर यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। यप, यही लाइन आएगी तुम्हारे माइंड में। जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि कौन है जो इस गॉड लेवल क्रीचर को फाड़ सकता है बीच में से, तुम बोलोगे हार्ड वर्क कैन बीट द शिट आउट ऑफ एनी टैलेंट। सबसे पहले डायमंड क्या है? वो एक साइबॉर्ग है। किसने बनाया है? इस गंजेडी ने। जैसे हमारे नारुतो के अंदर वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑर्गेनाइजेशन अकात्सुकी थी, वैसे बोरुटो के अंदर एक बहुत लेम सी ऑर्गेनाइजेशन थी कारा। उसके अंदर जो भी मेंबर्स है, जैसे हमारा कोड, डेल्टा, बोरो, शायद नाम था मोटे का, और आइडा और डायमंड, ये सारे साइबॉर्ग थे जो कि हमारे अमडो ने बनाए थे। ना तुम्हें माइंड में क्वेश्चन आया कि हमने डायमंड और आइडा को इनके साथ तो देखा ही नहीं कभी। एक्चुअली में ये बनाए उनके साथ ही गए थे, मतलब बहुत पहले जब कारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही होगी। बट आइडा और डायमंड कुछ ऐसा प्रोसेस करते थे जो इश्की से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इश्की ने जब ये रियलाइज करा कि इनकी पावर मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, ये मेरे को भी ओवरटेक कर सकते हैं, उसने इनको सील कर दिया। वैसे टू बी ऑनेस्ट, ये हम ह्यूमंस के लिए बहुत परफेक्ट और काइंड ऑफ लाइवली एग्जांपल है। मान लो फ्यूचर के अंदर ह्यूमंस को रोबोट बना दे जो हमसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल निकले, इंटेलिजेंट भी, तो वो बेसिकली अपने क्रिएशन मतलब हमारी ही माँ बहने कर देगा। चैट जीपीटी का नाम तो लेना भी मत, वो जी में इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था, कुछ तो मैंने कर दिए थे सॉल्व। अच्छा, मैंने बताया इश्की ने सील कर दिया दोनों को। और जैसे आजकल बॉलीवुड मूवी फ्लॉप हो रही है, ऐसे हमारा इश्की का प्लान भी फ्लॉप हो गया। कोनो ने उसको हरा दिया और उसने अपना ड्रीम कोड को दे दिया, बोल दिया कि जा पावर इकट्ठी कर, मेरा रिवेंज ले, बन जा गॉड। अब उसको लेना है पूरे विलेज से बदला, उसको चाहिए पावरफुल टीम। तो उसने बेवकूफी दिखाई कि उसने आइडा और डायमंड को अनसील कर दिया। उसको लगा कि ये दो मेरे नीचे काम करेंगे, बट उन दोनों ने इसको झुका दिया। तो छोटी स्टोरी थी कि डायमंड और आइडा वापस अनसील कैसे हुए थे। अब आते हैं उसकी पावर्स के ऊपर। सुनो, सारी नहीं मालूम क्योंकि दिखाई नहीं गई है, जितनी पता है मैं तुम्हें उतने एक्सप्लेन करने वाला। और टू बी ऑनेस्ट, जो दिखाई गई है ना, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा कोई पावर दो भी मत इसको, ये बहुत ब्रोकन बन चुका है ऑलरेडी। फर्स्ट और सबसे मेन, रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। कुछ भी अटैक इस पे मारो, कुछ भी इस पे बल्ला फेंक के मारो, किल्ली फेंक के मारो, वो रिफ्लेक्ट बैक होके तुम्हें लग जाएगा। कवाकी ने बस सोचा था कि इसको साले को मुक्का मारूंगा, एक कवाकी को तभी मुक्का लग गया। ऐसा भी नहीं कि डायमंड ने मारो, एकदम हवा में पंच आके लग गया इसको। अब तुमने खुद सुन ली सी पावर कैसी है, कितनी ब्रोकन है। इवन अमडो ने बात बोली है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कर लो तुम, पर इसके अगेंस्ट प्लीज कभी मत सोचना कि तुम इसको मार डालोगे, क्योंकि अगर तुमने सोचा उसके सामने कि मैं तुझे मार डालूंगा, तो उस टाइम तुम ही मर जाओगे। हाँ, ये इतना ब्रोकन कैरेक्टर है। और हाँ, ये पावर डायमंड ऑन या ऑफ नहीं कर सकता। बट एक चीज है कि डायमंड ये पावर खुद से यूज नहीं कर पाता है। जैसे हमारे गोट इताची ने बोला था एवरी जुत्सु हैज अ वीकनेस, इसकी वीकनेस बताता हूं तुम लोगों को। वैसे इताची ने जो फोर्थ ग्रेड निंजा के अंदर डायलॉग बोला था कि एवरी जुत्सु हैज वीकनेस एंड द वीकनेस ऑफ दिस जुत्सु इज माय एग्जिस्टेंस। डायमंड की जो पावर है कि वो किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो हमेशा ऑन रहती है। पर डायमंड को यूज करने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो है कि उसे किसी ना किसी को टच करना पड़ेगा। और हाँ, कौन से हाथ से करे डिपेंड नहीं करता, बस टच करना है। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो ये एक बैटलफील्ड है और तुमने डायमंड को बीच में पटक दिया और चारों तरफ से उसे शिनोबीज ने घेर लिया। और अगर ये शिनोबीज डायमंड के ऊपर शूरिगन फेंकेंगे या कोई jutsu मारेंगे, मान लो फायरबॉल jutsu, तो डायमंड उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। वो उस टाइम उन अटैक को डॉज कर सकता है, दैट्स इट। जब तक डायमंड किसी ना किसी को टच ना कर ले, वो अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। अब मान लो ये डायमंड है और यहाँ पे दो लोग हैं, एक आया डायमंड को मारने, डायमंड से पेल दिया, और दूसरे ने अपना फायरबॉल jutsu मारा, तो डायमंड
डायमंड के पास इसकी बॉडी है, वो इसको टच करेगा और फायरबॉल जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिपेंड नहीं करता कि डायमंड किसकी बॉडी को टच करे, उसे बस किसी न किसी बॉडी को टच करना है और उसकी पावर काम कर जाएगी। अब मुझे नहीं पता है कैसा लॉजिक है, पर ये पावर ऐसे ही वर्क करती है। तभी डायमंड पूरे टाइम अपनी बहन चिपका रहता है ताकि वो अपनी बहन के पूरे टाइम टच में रहे और उसकी पावर पूरे टाइम एक्टिव रहे। अगर तुम फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के अंदर मादर के जगह डायमंड को रख दोगे ना और सारे शिनोबीस अटैक ना करे, दूर से अपने jutsu वगैरह मारे, नारुतो राशिंगन फेंक के मारे, राशिन शूरिगन फेंक के मारे, तो डायमंड कुछ नहीं कर सकता। उसे बस डॉज करना पड़ेगा वो अटैक, क्योंकि वो अकेला है उस टाइम, उसे बस किसी की बॉडी नहीं है। बट अगर उसके पास एक बंदे की बॉडी आ गई, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर देगा ना। ये थी डायमंड की पावर जितनी अब तक हमने देखी है। अब बात करते हैं उसकी वीकनेस के बारे में। देखो मांगा के अंदर एक सीन है, डायमंड के ऊपर 4 गार्ड्स अटैक करते हैं। पहले वाले के पास होता है साइंटिफिक निंजा टूल जिससे कुछ ब्लास्ट वाला मार सकता है। सेकंड गार्ड के पास एक टूल होता है जिससे कुछ पेड कर सकता है, शायद ऐसा कुछ टूल है। थर्ड के पास कुछ भी नहीं होता, वो खाली हाथ होता है, मतलब बेयर हैंड्स। और फोर्थ के पास होती है स्वॉर्ड। सब आता है डायमंड पे अटैक करने। जिसके पास साइंटिफिक निंजा टूल होता है, डायमंड उसका ब्लास्ट उसके मुंह पे करवा देता है। जिसके पास पेड़ काटने वाला टूल है, डायमंड उसका उसके सर पे मरवा देता है, मतलब अपनी पावर रिफ्लेक्ट बैक करके। बट जो खाली हाथ होता है, डायमंड पर्सनली उसको मारने जाता है, किक मारता है उसके मुंह पे। और जिसके पास स्वॉर्ड होती है, डायमंड उसकी स्वॉर्ड को यूज करके मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड से उसका गर्दन कट जाती है। तो डायमंड ने 4 में से 3 लोगों की पावर रिफ्लेक्ट बैक करी है, बट एक को खुद पर्सनली पीट के आया। वो ध्यान में रखना ये चीज। एक और मांगा पैनल के अंदर डायमंड और बोरुटो की फाइट होती है। बोरुटो डायमंड को किक करता है और डायमंड बोरुटो के दोनों हाथ पकड़ के उसे डॉज करता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। डायमंड ने उस टाइम बोरुटो के हाथ पकड़े हुए हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक कर सकता था पर उसने नहीं करा। तुमने इन 2 इंसिडेंट्स के अंदर क्या एक चीज नोटिस नहीं करी? डायमंड नॉर्मल किक या नॉर्मल पंच को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाया। और एक सेकंड, ये नॉर्मल किक और पंचेस ये कौन से जुत्सु के अंदर आते हैं? टाइजुत्सु। हाँ, तो ये बच्चा कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, कितनी ब्रोकन पावर है, अब भी हमारे पास हमारे माइट गाय हैं जो 8 गेट में जाके इसकी माँ बहने कर सकते हैं। वी हैव ली ऑल्सो, बट इतना इजी भी नहीं होगा। डायमंड का टाइजुत्सु बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ अगर तुम सोचो कि क्या पता डायमंड ने पावर ऑन ऑफ कर सके, नोप। कवाकी डायमंड को अपने कारमा से मारने आता है और उसी टाइम कवाकी को वही अटैक लग जाता है और उस टाइम डायमंड बोरुटो की बैक पे होता है। नेक्स्ट सीन के अंदर डायमंड बोरुटो की बैक से उतर जाता है और बोलता है कि चल अब मैं वो पावर यूज नहीं करूंगा, क्योंकि डायमंड अब टच में नहीं है बोरुटो की, तो पावर यूज नहीं कर सकता। तो हाँ, वो पावर ऑन ऑफ नहीं कर सकता, सिंपल बात। और हाँ, रही उन 4 बंदों की बात, तो उसने शुरू के 2 बंदों पे तो रिफ्लेक्ट बैक कर दी, थर्ड पे भी कर देता ना, बट नहीं किया। थर्ड पे नहीं किया तो फोर्थ पे भी नहीं करेगा, बट फोर्थ पे रिफ्लेक्ट करा। सो हाँ, कुछ इंसिडेंट्स हैं मांगा के अंदर जो शो करते हैं कि डायमंड ये वीकनेस है, मतलब वो टाइजुत्सु वाले अटैक को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ ना, वो में भी एक अलग ही थ्योरी बना दे। वो ये है कि डायमंड के पास एक्चुअली में एक कारमा है जो नॉर्मल कारमा से बहुत डिफरेंट है। आई नो तुम्हें सुनकर थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट एक्चुअली में जो कारमा है वो ऐसे ही वर्क करता है। अगर तुमको याद हो तो कारमा के थ्रू कोई भी जुत्सु, इवन जो एलिमेंट होते हैं वो फायर वगैरह, वाटर, वो सब अब्सॉर्ब कर सकते हैं। बट जो जुत्सु से बनाए गए हो, अगर कोई नेचुरल एलिमेंट है उसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकता कारमा। मतलब अगर सास्के ने फायरबॉल जुत्सु मारा तो कारमा के थ्रू वो जुत्सु अब्सॉर्ब हो सकता है, पर अगर सास्के असली में ही आग लेके फेंक के मारे तो वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। और डायमंड की पावर थोड़ी ऐसी वर्क कर रही है, साइंटिफिक निंजा टूल या फिर जो भी टूल्स होते हैं उन पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। बट जो नॉर्मल पंचेस और किक हैं जो बेसिक टाइजुत्सु के अंदर आते हैं, उनके ऊपर ये पावर रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पा रहा है। मे बी फ्यूचर के अंदर जब डायमंड के बारे में और पता लगेगा, मैं इस थ्योरी को और अच्छा बना पाऊंगा। बट हाँ, अभी के लिए हमें डायमंड की पावर और वीकनेस इतनी ही पता है बस। वैसे बोरुटो चैप्टर 80 के अंदर डायमंड ने कुछ आखिरी पैनल्स के अंदर बोरुटो को बोला है कि जब तू वापस आएगा तब स्ट्रॉन्ग बन के आइयो, हम फिर से फाइट करेंगे। तो शायद उसके अंदर हमें इसके बारे में जानने को और पता लगेगा। और अगर तुम इस 20 तारीख को बोरुटो की मांगा एक्सपेक्ट कर रहे हो, मत करो प्लीज, क्योंकि बोरुटो की मांगा 3 महीने के लिए ब्रेक पे है। वो अगस्त या सितंबर के अंदर आएगी अब सीधा, क्योंकि टाइम्स की बात हो गया, उसके लिए काफी प्रिपरेशन करनी होगी शायद किसी मोटो सर को, तो इसलिए 3 महीने की ब्रेक पे। पर हाँ, अगर तुम्हें सारदा की मांगे को शारीगान के बारे में जानना है, उसका क्या नाम होने वाला है, उसकी क्या पावर होने वाली है, वो किसे ड्राइव होने वाली है, मैंने सब कुछ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने उस वीडियो को बनाने के लिए ना जापानीज मैथोलॉजी को चार्ट लिया था ताकि वीडियो में मजा आए और डिटेलिंग मिले तुम्हें। तो तुम वो वाली वीडियो देख लेना अगर तुम्हें सारदा की मांगे को शारीगान के बारे में जानना है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मुझे एक अपडेट मिल है कि डीमन स्लेयर का जो लास्ट एपिसोड होगा इस सीजन का, वो 1 घंटे का होगा। तो बल्ले बल्ले। तो मुझे वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।